माइनॉरिटी। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि इन्हें कितना इनसिक्योर फील कराया जाता होगा, इन्हें कितना ऑपरेशन का सामना करना पड़ता होगा या फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता होगा। हिंदू टाइम्स और डेक्कन हेरल्ड की कुछ हेडलाइंस भी इसी बात को दर्शाती है। एक तरफ चिंताम्बरम जी कहते हैं कि माइनॉरिटी इज लिविंग इन फियर अंडर मोदी रिजीम, तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैंपेन चला रही है, इंडिया माइनॉरिटीज़ के लिए ये अनसेफ नहीं है, यहाँ पर किसी के लिए भी जगह बनाना बहुत आसान है। लेकिन ये एक सवाल है जो बार बार आता है कि क्या माइनॉरिटी सच में अनसेफ है? क्या हर बार माइनॉरिटी कोई जगह बनाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है? नागपुर में हो रहे दंगे एक बार फिर इस सवाल को उठाते हैं, क्या असलियत में माइनॉरिटीज़ इनसिक्योर हैं या कुछ समूह इस भय को राजनीतिक मुद्दे के लिए बढ़ावा देना चाहता है? एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारत में एक छोटी सी माइनॉरिटी होने के बावजूद इनसिक्योर फील नहीं करती, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती और बिना किसी शोर शराबे के अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करती रहती है। इस कम्युनिटी का नाम है जैनिज़्म। ना सिर्फ ये समाज में अपनी अलग पहचान बनाती है, बल्कि हर बार देखने को मिलती है कि कैसे राजनीतिक मुद्दों से ये बिल्कुल अलग रहती है, अपने सिद्धांतों पर चलती है। जब दुनिया भर की माइनॉरिटीज़ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती दिखाई देती हैं, तब जैन कम्युनिटी एक मिसाल के रूप में हमें हर बार दिखाई देती है, जो सत्य, अहिंसा जैसे प्रतीक का हमें मार्गदर्शन कराती है। तो सवाल सिर्फ ये है कि एक माइनॉरिटी इतना इनसिक्योर फील सच में करती है या फिर वो अपने आजू बाजू के जो उनका माहौल है उसे देखकर अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं अपने व्यू पॉइंट्स। जैनिज़्म हमारा एंशिएंट फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जो इंडिया में आया था। तो जैनिज़्म को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिफरेंस है इसमें हिंदुइज़्म में और बुद्धिज़्म में। हिंदुइज़्म में हम देखते हैं कि मोक्ष जो होता है, जो लिबरेशन है, वो हमें तब मिलता है जब हमारे कर्म के बेसिस होते हैं, लेकिन इसमें जो है ट्रू नॉलेज या फिर राइट कंडक्ट के थ्रू हमें लिबरेशन मिलता है। तो जैनिज़्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये एक राइट पाथ है कि हम लोग जो है एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म में जैसे हमारे पास कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जैनिज़्म में वैसा नहीं है। जैनिज़्म हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें उस चीज़ के बारे में बहुत डीपली बताता है और अच्छे से एनालाइज करवाता है। तो चलो धीरे धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैनिज़्म के लिए रियलिटी जो है वो डायनेमिक है। अब डायनेमिक है, मल्टीफेसेटेड, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ना तो वो क्रिएट की जा सकती है, ना वो डिस्ट्रॉय की जाती है। कंफ्यूजिंग, राइट? अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप एक सुनार के पास जाते हैं बिस्किट लेकर, सोने वाला, खाने वाला नहीं, सोने वाला बिस्किट लेकर जाते हैं या फिर पिघला हुआ सोना लेके जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझे कोई ऑर्नामेंट बनाकर दे दो इसमें। तो जो वो सोना है आपके पास, ठीक है, इसमें सोना ले लीजिए, वो आपको या तो एक बैंगल बनाकर देगा या फिर आपको वो एक चेन बनाकर देगा। अब उस सोने में जब आप वो बैंगल और चेन वो जब बनाकर देता है वो, ठीक है, तो उसका मोड चेंज हो जाता है, ठीक, उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन सोना जो है वो तो वैसा का वैसा ही है ना। अब आप वापस उसको बोलोगे कि नहीं मुझे तो वापस से पिघला कर दो, वो दे देगा। तो इन द सेम वे जैनिज्म कहते हैं कि जो हमारी रियलिटी है वो बिल्कुल इसी सोने की तरह है कि वो वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। इस चीज़ को इन्होंने डिवाइड कैसे किया है? दो फंडामेंटल एस्पेक्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक द्रव्य में जो इन्फिनाइट क्वालिटीज रखते हैं, जैसे कि सोना, सोना इन्फिनाइट चीज़ों में बदला जा सकता है, किसी भी शेप में आप बदलवा लीजिए वो बदला जाएगा। इन द सेम वे रियलिटी भी जो है वो इन्फिनाइट क्वालिटीज लेकर आती है। अब उसके बाद पर्याय यानी कि मोड्स, आप उसे चेंज करवा लीजिए और वो टेम्पररी होती है। आप चेंज करवा लीजिए उसे बैंगल में, चेन में, रिंग में, वो चेंज हो जाएगी और टेम्पररीली चेंज होगी, उसके बाद आप वापस से उसे चेंज करा सकते हैं। तो बिल्कुल सोने की तरह ही रियलिटी हमारी द्रव्य और पर्याय है। उसके बाद हम जानते हैं कि क्वालिटी, क्वालिटी यही है कि कैसे एक पेड़ है और पेड़ के अंदर जो है उसकी ब्रांच है, लीव्स है, राइट, तो वो उसकी अंदर के गुण है, क्वालिटी है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसकी शेप बदलती रहती है। एक
जो पौधा है वो पौधा पेड़ बना, फिर पेड़ बनने के बाद वह बूढ़ा हो जाएगा, फिर झड़ जाएगा, इन द सेम वे। ठीक है, तो इस तरीके से जैनिज्म ने हमें रियलिटी बताई है। अब जीवा और अजीवा, जब हम इनके दो सब्सटेंस की बात करें, ये इन्होंने डिवाइड करे हैं दो सब्सटेंसेस, जीवा और अजीवा। अब जीवा है लिविंग बींग्स जिनमें कॉन्शियसनेस होते हैं। आप और मैं जीवा हैं। हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म तक को जैनिज्म ने इंपॉर्टेंस दी है। इवन आपने देखा होगा कि वो लोग मास्क लगा कर रखते हैं, इसीलिए कि कोई कीड़ा उनके अंदर ना चला जाए और वो मर ना जाए, तो वो उस चीज़ तक का ध्यान रखते हैं। तो इन्होंने डिवाइड करा है जीवा में और अजीवा में। जीवा इज लिविंग बींग्स और इनमें कॉन्शियसनेस होती है, और फिर इसके बाद अजीवा है नो लिविंग एंटाइटीज जो नहीं जी सकते, मटेरियलिस्टिक जो भी आप आजू बाजू देखते हैं वो सारी अजीवा है। और ये लोग, जब जीवा और अजीवा दोनों चीज़ें मिलती हैं और इनका जो इंट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद कर्मा का जो होता है जन्म होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाने पर किस तरीके से हमें चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कैसे हमें चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए, जीवा और अजीवा के बीच का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो इनका जो मिलन है, उसको लेकर ही इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी है और पूरा कर्मा थ्योरी पे इन्होंने हमें बताया है कि जीवन व्यतीत कैसे करना है। अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद, इसके वर्ड में ही आपको दिख रहा होगा अनेक, यानी कि मैनी। अब ये कहते हैं कि एक रियलिटी की सिर्फ एक साइड नहीं हो सकती, बहुत सारी साइड होती हैं उसकी। जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा और खुद में खोए रहोगे। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि आपको लग रहा होगा कि कलेश करके चली गई है, वो गलत थी, पर आपने उसको सुना नहीं, उसकी भी तो कुछ रियलिटी हो सकती है। ओके, मूविंग ऑन। अगर हम ये जाने कि इनके हिसाब से रियलिटी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव से तो नहीं समझी जा सकती। इनके हिसाब से वो ऐसे है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसके। आज आपके लिए कुछ सही है, कल कुछ और होगा। ठीक है, पॉलिटिशियंस भी ऐसे कुछ करते हैं, आज कुछ बोल दिया, फिर उसके बाद बोल देंगे उस टाइम पे तो ये हो रहा था, मैं तो नहीं कर पाया। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि एलिफेंट है, आप 4-5 आदमी को लेकर चले गए और आपने उनके आंखों पर पट्टी बांध दी और आपने कहा कि बताओ ये क्या है। एक ने उसकी ट्रंक छुई, उसने कहा ये तो मुझे कुछ रस्सी जैसा लग रहा है। ठीक है, एक ने उसके पैर छुए, उसने बोला ये तो मुझे पिलर जैसा लग रहा है। एक ने उसका पेट टच किया, उसने बोला मुझे ब्लैक बोर्ड जैसा लग रहा है। अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अब किसी को सही गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी आंख पर पट्टी है, उन्हें नहीं पता कि वो हाथी है। किसी ने उसके कान छुए तो कह रहा है पंखे जैसा लग रहा है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए। तो जैनिज्म यही कहता है कि कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे इस दुनिया में और एक सिचुएशन के हिसाब से भी वो बदले जा सकते हैं। तो देखो जैनिज्म कितनी प्यारी बात बता गया ना कि तुम खुद में मत खोए रहो। इस दुनिया में हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सुनने की समझने की क्षमता रखो, जानो वो क्या कह रहे हैं। मूविंग ऑन, सियादवाद। अब सियादवाद है शायद, इसके इन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, मे बी, शायद। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो जैनिज्म कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप उस पॉइंट पर सही हो तो सामने वाला गलत है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक कप पकड़ रहे हैं, तो जिस सिरे से आप कप पकड़ रहे हैं, जिस तरफ से आप कप पकड़ रहे हैं, शायद आपका वो वाला साइड जो है वो गर्म हो, लेकिन सामने वाले की जो साइड है वो ठंडा हो। अब आपके बीच में बहस हो गई कि नहीं ये तो गर्म है, वो कह रहा है नहीं ठंडा है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कैसे मे बी सामने वाला भी सही हो। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है और उसकी साइड कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, तो शायदवाद में हमारे पास 7 फोल्ड जजमेंट उन्होंने दिए थे, जिसमें अब इसको याद कैसे करना है क्योंकि संस्कृत टर्म्स है और ऐसे ही आते हैं। तो इसमें देखो, सियात इज एंड अस्ति। सियात इज शायद, मे बी, and there is asti. Asti is presence, right? And then there is another word that is nasti. नास्ति मतलब it does not exist. ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं, इस हिसाब से आप याद कर लीजिए, it will be very easy for you. स्यात अस्ति it exist और स्यात नास्ति it does not exist. इसके लिए एक अलग एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे आपको किसी ने बोला कि देख कर आओ उस कमरे में चेयर है या नहीं। आप देख कर आए और आपने देखा वहाँ पे चेयर नहीं है और आकर बोल दिया कि नहीं है। फिर वो लड़का वापस गया और उसने देखा चेयर तो वहाँ पर रखी हुई थी, तो उसने आपको झूठा करार दे दिया। फिर आप उसको समझा रहे हो कि क्या पता वहां पर चेयर किसी और ने रख दी हो।
तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हमें जैनिज्म समझाता है कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि किसी और का पर्सपेक्टिव किसी और व्यू पॉइंट से सही या गलत हो सकता है। ठीक है, और आज की मॉडर्न लाइफ में तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कैसे अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। ठीक, अब न्यायवाद कहता है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी हम लोग समझ सकते हैं चीज़ें। आप एक फ़ोन लेने जाते हो, अब क्योंकि मैं कैमरामैन हूँ, मैं फ़ोटोज़ खींचता हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ़ोटोज़ खींचना, तो जब मैं फ़ोन लूँगी तो मैं ध्यान रखूँगी उस चीज़ का कि उसका कैमरा अच्छा हो, उसकी कैमरे की क्वालिटी प्यारी हो, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपको स्पेस की ज़रूरत है, तो यू विल सी कि उसमें ज़्यादा स्टोरेज हो, उसका जीबी वगैरह आप चेक करोगे सब कुछ, तो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है हमारा फ़ोन खरीदने का। इन द सेम वे जैनिज्म कहते हैं कि रियलिटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। अब इसके इन्होंने 3 हमें पार्ट्स में रखा गया है। एक है हमारा जनरल, एक है हमारा यूनिवर्सल और तीसरा है प्रैक्टिकल। जनरल व्यू पॉइंट होता है जो नॉर्मल है, हर किसी के लिए सही है, हर किसी के लिए गलत है। किसी को मार देना गलत है तो वो सिर्फ गलत है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाता, वो चीज़ गलत है। अब यूनिवर्सल व्यू पॉइंट ऐसा है कि पूरी दुनिया के लिए गलत है। ठीक है, अगर एक कानून इंडिया में है ऐसा जो गलत है तो वो बाकी यूएस में या फिर अब्रॉड में कहीं पर भी वो कानून भी है, वो चीज़ गलत है। वो अलग बात है कि इंडिया में जो है फिर न्याय, इंडिया में क्या फिर बाकी जगहों में भी जब न्याय के लिए मांगने जाओ तो महीनों सालों लग जाते हैं, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर एथिकल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो अगर किसी का रेप कर देना गलत है, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कैसे चक्कर काटने पड़ते हैं ना एक रेप के लिए, इंसाफ लेने के लिए, बट यूनिवर्सली देखा जाए तो वो चीज़ गलत है। पनिशमेंट भी लिखी हुई है पर देंगे बहुत देर में। क्या है प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट। अब प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट में हम ऐसे ले सकते हैं कि कैसे उस पोजीशन में, उस टाइम पर, उस समय पर वो चीज़ सही गलत हो जाती है। ठीक है, तो रियलिटी को उस टाइम पे एज्यूम करना से समझना, ये तीनों ही चीज़ें हमें समझाती है। जैनिज्म की ये चीज़ें हम लोग फॉलो करना शुरू कर दें तो आज के टाइम पे लाइफ हमारी बहुत ईजी हो जाएगी। लोगों का पर्सपेक्टिव जानना शुरू कर दें कि वो कलेश करके चली गई है तो क्यों चली गई है। अब अगर उसका मैं पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेता शायद हमारा ऐसे लड़ाई नहीं होती। आज नहीं बैठा होता मैं यहाँ पे जैनिज्म पढ़ने के लिए और ये समझने के लिए कि कैसे अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी होते हैं, है ना। तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ हमारे होते हैं और ये हमें किसने बताया? जैनिज्म ने। अब थ्योरी ऑफ नॉलेज, जैनिज्म हमें नॉलेज के बारे में जब बताती है तो मति को कैसे समझे? माइंड। अब ये कहती है कि जो हम सेंसेस से लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी मति से आती है, माइंड से आती है। कोई चीज़ आपने परसीव कर ली, वो मति से नॉलेज हो गई। उसके बाद श्रुति। अब श्रुति को कैसे समझे? स्क्रिप्चर्स जहाँ पर भी आएंगे वो आपके लिए श्रुति है कि आपने वो चीज़ पढ़ी है। वेदास हो गए, जैनिज्म में नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। वेदास हो गए या फिर कोई भी चीज़ आपने पढ़ ली तो वो स्क्रिप्चर से हो गई, तो वो श्रुति है, आपने पढ़ के समझी है वो चीज़। फिर उसके बाद केवल जनाना। यहाँ तक आने के बाद जब आप इधर आएंगे केवल जनाना, दैट इज प्योर नॉलेज। इट मीन्स इट इज एब्सोल्यूट नॉलेज। आपने सब कुछ अटेन करनी है और इसके बाद आपको जो भी मिलेगा वो सिर्फ लिबरेशन है, मोक्ष है। ठीक है, तो जैनिज्म के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अब उसके बाद इन्होंने त्रिरत्न रखे थे। अब वो त्रिरत्न है कि हमारे पास राइट नॉलेज होना ज़रूरी है। राइट नॉलेज कहाँ से आएगी? हमारे पास आएगी वो श्रुत जनाना से। जब तक आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो वो राइट नॉलेज नहीं आएगी। उसके बाद राइट फेथ। आपके अंदर भरोसा ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर, आप उस चीज़ पर चलोगे क्यों? जब तक आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तब तक आप आगे इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लो कि जैसे कोई बाबा आ जाता है गली में, आधे से ज़्यादा इंसानों को पता होता है कि वो ढोंगी है और झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम पूछते हैं मेरा हाथ देख दो, अच्छा मेरे भविष्य में क्या होगा। फेथ है, झूठा ही सही पर फेथ है। तो जैनिज्म कहते हैं जब तक तुम फेथ नहीं रखोगे तुम आगे कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, इसलिए राइट फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद राइट कंडक्ट। तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सही गलत में तुम डिफ्रेंशिएट करो। अगर दोस्त बोल रहा है कि झूठ बोल दे, तुम्हें नहीं बोलना है। राइट कंडक्ट नहीं होगा तो फिर उसके बाद तुम अटेन नहीं कर पाओगे मोक्ष, लिबरेशन। इसलिए राइट कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट।
अब अगर हम जैनिज्म की बात करें तो इन्होंने हमें बताया है कि कैसे रियलिटी और नॉलेज के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारी मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, हम कैसे घिरे हुए हैं फ़ोन से, ये खान पीन और पहनना, निकलना, घूमना फिरना। जैनिज्म बोलते हैं अगर तुम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर घुस जाते हो और तुम एनालाइज नहीं कर पाते हो सही गलत, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ से निकल जाना। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे ओपन माइंडनेस और ये नॉन एब्सोल्यूटिज्म होता है। बहुत ज़रूरी है आगे का पर्सपेक्टिव जानना, समझना, दूसरे लोगों को जानना। अगर आप खुद में ही घुसे रहोगे और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगे तो यू वोंट बी एबल टू अटेन लिबरेशन और मोक्ष। फिर उसके बाद वो बताते हैं सीप लिबरेशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल लिविंग। पिज्ज़ा खाकर, नेटफ्लिक्स देखकर तो होने से रहा लिबरेशन। तो वो कहते हैं कि एथिकल लिविंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़रूरी है आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, या फिर आपका दिनचर्या कैसे चल रहा है। किसी को थप्पड़ मारने से दिनचर्या चलाओगे तो जैनिज्म के फॉलोअर नहीं हो आप। जैनिज्म एक बहुत बहुत टफ रिलीजन है जो अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आता है, क्योंकि इसीलिए इनके फॉलोअर्स जो है बहुत कम है। किसी को मारना नहीं है, अगर किसी कीड़े को छोटा सा लग भी गया तो फिर वो उन लोगों के लिए गलत हो जाता है, इसलिए वो मास्क लगा कर रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं इसी पीपीटी में दे चुकी हूँ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन इज विच वन इन जैना मेटाफिजिक्स इज नॉट एन अजीवा द्रव्य। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। और चारवाक मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें जिसने सही आंसर दिया है उनका नाम है कैलाश। इन्होंने सही आंसर दिया था। तो आप पिछली वाली पीडीएफ इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए और आई विल कम विद द नेम अगेन। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको अगर कुछ और नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आई विल मेक दैट वन। बाकी इसका आंसर मुझे बता दीजिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कैलाश जी, आपने आंसर अच्छा दिया था। बाकी मैं यही कहूँगी कि जैनिज्म को थोड़ा सा अपनी मॉडर्न लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू।